हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग की एक टाइप है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना। जब होमोजीनियस कमोडिटीज की क्वांटिटीज को एक बेसिक सोर्स से डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो जो भी कॉस्ट आती है उसको कम करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की हेल्प ली जाती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम 2 स्टेप्स जो हैं उसमें इन प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम दी होगी आपको उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है कि उसके अकॉर्डिंगली इनिशियली हम कितनी कॉस्ट जो है वो हमें पड़ रही है। और सेकेंड पॉइंट है इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करते हैं ताकि हमारी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है वो और भी कम की जा सके। तो वो कौन से वेज हैं, कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें 4 टाइप्स के हमें वेयर हाउसेस गिवन है और 3 टाइप्स की हमें प्लांट्स गिवन है। तो सप्लाई भी गिवन है कि प्लांट से कितनी सप्लाई वेयर हाउसेस से कितनी सप्लाई होगी और प्लांट्स की कितनी डिमांड है। ये जो प्रॉब्लम गिवन है हमें दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम। ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम क्यों कहलाती है? बिकॉज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अगर यहाँ पे डिमांड 500 है देन द सप्लाई इज ऑल्सो 500, तो दिस इज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम। अगर हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होगी दैट इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को हमें पहले बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं एक बैलेंस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। वेयर हाउसेस और प्लांट्स हमें गिवन है और हम अकॉर्डिंग टू द मेथड कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो कॉर्नर जो है, कॉर्नर में हमारा फर्स्ट सेल है P1W1। P1W1 में हमें जो वैल्यू गिवन है दैट इज 30। हम ये देखेंगे कि ये जो P1W1 है इसकी डिमांड कितनी है 90 और इसकी सप्लाई कितनी है 100। तो विच एवर इज लेस, लेस इज 90, तो हम 90 इसको असाइन कर देंगे। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप कि हम इसको कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। अब जब हमने इसको 90 असाइन कर दी तो इधर जो जितने भी सेल बाकी के हैं इस कॉलम में उनको हम कोई भी चीज जो है, कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी डिमांड जो है वो 0 हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो डिमांड जो है वो 0 हो गई। इसी तरह दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सेम रो में जो सप्लाई है वो 100 है। तो अभी हमने इसमें से कितना जो है वो असाइन किया है 90। तो बाकी का जो 10 लेफ्ट है वो हम नेक्स्ट सेल को असाइन कर देंगे। अब इधर से सप्लाई भी कंप्लीट हो गई है तो बाकी के जो सेल हैं उनको हम कुछ भी असाइन नहीं करेंगे। देन P2 में हम जो फर्स्ट सेल है उसको हम कुछ असाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड सेल है उसको हम असाइन कर सकते हैं या तो 160 या 250। W2 का जो डिमांड है वो 160 है और P2 की जो सप्लाई है वो 250 है। तो 250 और 160 में से लेस है 160, लेकिन हम 26 को 150 असाइन करेंगे क्योंकि 160 में से 10 हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट सेल को 150 असाइन कर देंगे और 150 प्लस 10 इस साइड का टोटल जो है वो भी 160 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगी डिमांड। अब इस साइड पे हम देखेंगे, इस साइड पे 250 में से हमने 150 असाइन कर दिया है, अभी भी हमारे पास 100 जो है वो सप्लाई में बैलेंस है, तो वो हम नेक्स्ट सेल को असाइन कर देंगे 100 को।
देन इससे जो नेक्स्ट सेल है उसको हम कुछ असाइन अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि सप्लाई भी 0 हो गई है, हमने पूरी की पूरी सप्लाई जो है वो असाइन कर दी है P2 को। देन P3 में जो फर्स्ट सेल है उसको हम कुछ असाइन नहीं कर सकते हैं, जो सेकंड वाला है उसको भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिमांड 0 हो चुकी है। देन W3 में जो डिमांड है वो अभी 0 नहीं हुई है क्योंकि डिमांड कितनी है 200 और उसमें से अभी हमने 100 को ही असाइन किया है, अभी 100 जो है वो बैलेंस है। तो 100 और 150 में से विच एवर इज लेस, 100 इज लेस तो 100 हम इसको असाइन कर देंगे। जो बाकी हमारी जो डिमांड यहाँ पे बैलेंस थी वो हमने असाइन कर दी और ये साइड भी 0 हो गई। अब इस साइड का टोटल जो है दैट इज 150, तो बाकी का जो 50 रह गया है उसको हम इस सेल को असाइन कर देंगे जो उससे नेक्स्ट वाला है। तो इधर से हमारी जो सप्लाई है वो भी 0 हो गई और डिमांड भी 0 हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हमें कॉर्नर से स्टार्ट करना है। जो फर्स्ट सेल है उसको हमने डिमांड और सप्लाई में से जो लेस है वो वाली जो क्वांटिटी है वो यूनिट्स जो हैं वो असाइन करने हैं और उसके बाद उससे नेक्स्ट सेल में देखना है कि जो भी बैलेंस है उसको हम असाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डिमांड और सप्लाई दोनों को 0 करना है और ध्यान रखना है कि विच एवर इज लेस वही हम असाइन करते जाएंगे। अब जो हमारे पास सोल्यूशन आया है हम उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। P1 W1 जो है उसमें हमारे पास दो वैल्यूज हैं 30 एंड 90, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट सेल है P1 W2, उसमें 25 इंटू 10 है। देन उसके बाद आता है P2 W2, उसमें क्या है 26 इंटू 150। देन P2 W3 में है 100 इंटू 35 एंड P3 W3 में है 100 इंटू 37 एंड P3 W4 में है 50 इंटू 30। तो इन सबका जो टोटल है वो आता है 14,550 रुपीज। ये हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है आती है अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब इसमें एक और चीज है दैट इज कॉल्ड द रिम रिक्वायरमेंट्स। रिम रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि हमारे जो कॉलम्स हैं प्लस हमारी जो रोज हैं, हमारे जो कॉलम्स हैं वो हैं 4 और हमारी जो रोज हैं वो हैं 3। तो इनको प्लस करने के बाद इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, -1 एंड दैट इज इक्वल टू 6। तो क्या हमारा जो सोल्यूशन आया है उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 6 हैं या नहीं है? तो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो 6 के इक्वल आती हैं। अगर हमारी रिम रिक्वायरमेंट्स और हमारा जो सोल्यूशन है वो इक्वल आता है, जैसे इसमें 6 सोल्यूशन हमारे पास होने चाहिए और ये 6 ही सोल्यूशन है, तो दैट इज कॉल्ड अ नॉन डीजेनरेट प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आता है तो इसको हम कहते हैं डीजेनरेट प्रॉब्लम्स। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो हम एक अलग वीडियो में बताएंगे। अभी हमें यहाँ पर इतना ही देखना है कि ये प्रॉब्लम नॉन डीजेनरेट है और बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, तो इसको हमने इस तरह से सिंपली सॉल्व कर लेना है। अभी हमने बात की है बैलेंस्ड प्रॉब्लम की। तो बैलेंस्ड प्रॉब्लम में तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारी डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल होती है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल 2 है इसमें क्या है कि जो डिमांड है दैट इज 71 और जो प्रोडक्शन है या सप्लाई है दैट इज 76। तो दिस इज द अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अब इस अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को हमें कैसे बैलेंस करना है, दैट इज द मेन पॉइंट। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें ये देखना है कि कमी कहाँ पे है, क्या कम है, क्या डिमांड कम है, क्या सप्लाई कम है। अगर हमारी सप्लाई कम होगी तो हम एक डमी रो जो है वो बीच में इंसर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डिमांड कम है तो हम यहाँ पर एक डमी कॉलम इंसर्ट करेंगे और उस कॉलम का जो टोटल होगा डिमांड का वो उतना ही होगा जितना इन दोनों का डिफरेंस है, यानी 76 माइनस 71 दैट इज 5। तो वो हमने एक डमी रो जो है वो बीच में इंसर्ट कर दी है और उसका टोटल जो नीचे डिमांड में है दैट इज 5, वो हमने 5 लिया है। अब क्या है कि जो हमारा
अकॉर्डिंग टू द मेथड हमें सबसे पहले जो कॉर्नर वाला सेल है उसको देखना है। तो हमारे कॉर्नर वाले सेल में जो वैल्यू है दैट इज 11 और उसके सामने जो प्रोडक्शन है दैट इज 14 और जो डिमांड है दैट इज 18। तो विच एवर इज लेस दैट इज 14, तो हमने इसको 14 जो है वो असाइन कर दिया। तो यहाँ पर बाकी के जो कॉलम्स हैं उनको, रो में जितने भी सेल हैं उनको हम अब कुछ भी असाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो 0 हो चुकी है। हमने सारी की सारी जो है वो फर्स्ट सेल को असाइन कर दी है। लेकिन इधर से डिमांड 0 नहीं हुई है, तो डिमांड कितनी बैलेंस है दैट इज 4, तो वो हम नेक्स्ट सेल को असाइन कर देंगे। तो यहाँ से हमारी जो डिमांड है वो भी क्या है 0 हो गई। देन ये जो 11 है Z है, इसको हम कुछ भी असाइन नहीं करेंगे इस सेल को। देन नेक्स्ट इन B 21 को हम कुछ असाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन 17 को हम कर सकते हैं। 17 को हम या तो 28 असाइन कर सकते हैं या 22 कर सकते हैं। अब यहाँ पर 26 है, लेकिन 26 में से 4 हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं, तो 26 में से बैलेंस कितना रह गया 22। 28 और 22 में से विच एवर इज लेस दैट इज 22, वो हमने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया। अब यहाँ पर हमारे जो 26 है वो भी 0 हो गया है, तो इसको हम कुछ असाइन नहीं कर सकते हैं, ना तो हम इसको कर सकते हैं ना ही डमी रो में कुछ भी असाइन कर सकते हैं। देन 23, तो 23 में अब 28 में से बैलेंस क्या रह गया है 6। 28 में से 22 हम असाइन कर चुके हैं, 28 में से हमारे पास 6 जो बैलेंस था वो हमने इसको असाइन कर दिया है और यहाँ पर डिमांड भी 0 हो गई है। देन नेक्स्ट सी में हमारे पास लास्ट सेल ही बचा है 21, तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्शन है दैट इज 36 एंड द डिमांड इज 25। तो विच एवर इज लेस इज 25, तो हमने इसको 25 असाइन कर दिया और यहाँ पर भी हमारी डिमांड जो है वो 0 हो गई है। देन लास्ट कॉलम में हमारे पास क्या है 36 एंड 5, लेकिन 36 में से हम 25 और 6 मीन्स के 31 ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं, तो बैलेंस इज ओनली 5। तो जो बैलेंस 5 है वो भी हमने यहाँ पे असाइन कर दिया और इससे क्या हो गया कि हमारी जो ये प्रोडक्शन है ये भी 0 हो जाएगी और जो डिमांड है वो भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या सोल्यूशन में बाकी आया है। 11 into 14, then 7 into 4, then next is 17 into 22, then 23 into 6, then 21 into 25 and the last is 0 into 5 and the total is 1219। यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि हमारी रिम रिक्वायरमेंट्स m+n-1 आती हैं या नहीं आती हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 कॉलम्स थे और 3 रोज थी, लेकिन हमने एक डमी रो बीच में इंसर्ट की है, तो इट मीन्स कि हमारे जो कॉलम्स हैं वो 4 बनते हैं। हमारे 4 कॉलम्स हैं और हमारे पास 3 रोज हैं और वही -1 और रिम रिक्वायरमेंट इज 6। तो ये जो हमारा टोटल आंसर है इसमें हमारी 6 रिक्वायरमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये भी जो है रिम रिक्वायरमेंट्स इसकी कंप्लीट हो गई हैं। सो दिस इज ए नॉन डीजेनरेट बट अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसको हमने बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया और उसको बैलेंस्ड की तरह ही सॉल्व किया डमी कॉलम को इंसर्ट करने के बाद। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। हमारा नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज द लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड जो है इसमें हमें क्या करना है, हमें नाम से ही समझना चाहिए कि जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर था तो उसमें हमने कॉर्नर से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पर है लोएस्ट कॉस्ट। तो लोएस्ट कॉस्ट मीन्स कि हमें लोएस्ट कॉस्ट से इसको स्टार्ट करना है। हमारे पास 3 वेयर हाउसेज हैं और 3 ही प्लांट हैं, तो इसमें 7 6 9 5 7 3 4 5 8 ये वैल्यूज हमें गिवन है। तो इसमें सबसे लोएस्ट कॉस्ट जो है दैट इज 3, तो हम ये क्वेश्चन जो है वो 3 से स्टार्ट करेंगे। हम उसी तरह जैसे हमने उस मेथड में किया था, तो 3 से जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो
3 में हम ये देखेंगे कि जो 3 है वो W3 में आ रहा है और W3 का जो टोटल डिमांड है दैट इज 90, लेकिन उसकी जो सप्लाई है दैट इज 28। तो विच एवर इज लेस दैट इज 19। तो सबसे पहले हम इसको 19 असाइन कर देंगे 3 को, तो यहाँ पर जो डिमांड है वो 0 हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद द नेक्स्ट लोएस्ट इज 4। 4 में क्या है, 17 है सप्लाई और 21 है डिमांड, तो लोएस्ट क्या हो गया 17। तो 17 जो है वो हमने इसको असाइन कर दिया। अब इससे नेक्स्ट जो लोएस्ट है दैट इज 5, तो यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है। तो अब इन दोनों में से हमें कौन सा चूज करना है, वो अंडरस्टूड ही है कि ये जो है वो चूज होगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि यहां पर हम इसको कुछ भी असाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने 17 जो है वो असाइन ऑलरेडी कर दिया। इसी तरह से इस कॉलम में हम किसी भी सेल को और कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर से हमारी डिमांड 0 हो चुकी है और इधर से हमारी सप्लाई जो है वो 0 हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो है वो हम 5 को चूज करेंगे, इस 5 को। अब हमने इसको क्या असाइन करना है, 21 में से 17 ऑलरेडी असाइन हो चुका है, तो बाकी का जो बैलेंस है दैट इज 4। जब हम 4 इसको असाइन कर देंगे तो 21 जो डिमांड है वो भी 0 हो जाएगी। अब हम 7 को कुछ भी असाइन नहीं कर सकते। देन W2 जो है इसमें हम देखेंगे हमारे पास 6 और 7 ही रह गए हैं, बाकी कॉलम्स को तो हम असाइन कर ही नहीं सकते। तो 6 और 7 जो हैं, अदरवाइज हमें नेक्स्ट जो है वो लोएस्ट कॉस्ट देखनी होती है, फिर भी 5 से नेक्स्ट क्या है 6। तो जो 6 है उसको हम पहले असाइन करेंगे। अब 6 को हम क्या असाइन कर सकते हैं 20, क्योंकि 25 और 20 में से 20 लेसर है, तो 20 जो है वो हम इसको असाइन कर देंगे और इधर से हमारी जो सप्लाई है वो 0 हो जाए। अब बैलेंस बचा हमारे पास एक ही नंबर दैट इज 7, तो 7 को हम 5 असाइन कर देंगे क्योंकि W2 का जो टोटल है दैट इज 25, तो हमने 5 इसको असाइन कर दिया और ये इधर से डिमांड भी 0 हो जाएगी। लेकिन अब हम इसका टोटल करके देखेंगे, 4 और 5 इज 9 एंड 9 प्लस 19 इज 28, तो ये भी असाइन हो गया कंप्लीट, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब उसी तरह से हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 5 को 4 से करेंगे, 7 को 5 से करेंगे, 4 को 17 से करेंगे एंड 3 को 19 से करेंगे और जो टोटल आएगा दैट इज 300। तो अकॉर्डिंग टू द मेथड, जो हमारा मेथड है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, हमारी जो कॉस्ट आ रही है दैट इज 300। यहाँ पर भी हमने रिम रिक्वायरमेंट्स को देखना है। यहाँ हमारे जो कॉलम है वो 3 है और जो रोज हैं वो भी 3 है, तो 3 प्लस 3 6 हो गया, 3 प्लस 3 दैट इज 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो हम ये देखेंगे कि हमारे सोल्यूशन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो दिस इज अ बैलेंस्ड एंड नॉन डिजेनरेट प्रॉब्लम। नेक्स्ट मेथड इज वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इस मेथड को हम वैम मेथड भी कहते हैं। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए थर्ड मेथड जो है दैट इज कॉल्ड वैम मेथड, यानी वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इस क्वेश्चन में हमें A B C D जो 3 हैं वो सोर्सेज गिवन है और X Y Z 3 ही हमें 4 सोर्सेज गिवन है और 3 डेस्टिनेशंस गिवन है, अवेलेबिलिटी गिवन है और डिमांड गिवन है और दोनों तरफ जो टोटल है दैट इज 200। तो ये एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अगर इसमें भी आपको अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हम उसी तरह से एक डमी रो या डमी कॉलम जो है वो इंसर्ट करके उसको बैलेंस कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं।
वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड में हमें क्या करना है? वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड में हमें पेनल्टीज फाइंड आउट करनी है, यूनिट पेनल्टीज। तो यूनिट पेनल्टीज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो x है दैट इज 7, 3, 8 एंड 6, तो हमें इन चारों में से जो लोएस्ट नंबर हैं वो देखने हैं। 7, 3, 8, 6, ये जो रो है इसमें लोएस्ट नंबर है 3 और उससे नेक्स्ट है 6। 6 और 3 का जो डिफरेंस है दैट इज अ UP1। हमारी जो यूनिट पेनल्टी 1 है वो 3 है। वो कहाँ से आई है? वो हमने 3 और 6 का डिफरेंस निकाला है। 3 और 6 जो हैं वो दो नंबर्स हैं इस रो के जो सबसे लोएस्ट हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस है 3। नेक्स्ट जो y रो है इसमें लोएस्ट नंबर है 2 और उससे नेक्स्ट लोएस्ट है 4, तो इन दोनों का डिफरेंस है 2। देन z में लोएस्ट नंबर है 1 और उससे नेक्स्ट लोएस्ट है 2, तो इन दोनों का डिफरेंस है 1। दैट इज UP1 अकॉर्डिंग टू द रोज। अब हमें कॉलम वाइज भी पेनल्टी निकालनी है। कॉलम वाइज एक कॉलम में लोएस्ट नंबर है 2 और उससे नेक्स्ट लोएस्ट है 4, तो 4 और 2 का डिफरेंस जो है दैट इज 2। देन कॉलम बी में लोएस्ट नंबर है 2 और उससे नेक्स्ट लोएस्ट है 3 और उसका जो डिफरेंस है दैट इज 1, यानी 3 - 2 इज 1। सी में दोनों नंबर जो है वो सेम है, मतलब जो लोएस्ट नंबर हैं वो 5 और 5 ही हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 0। इसके बाद डी कॉलम में लोएस्ट नंबर है 1 और नेक्स्ट लोएस्ट है 6, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 6 - 1 इज 5। अब हमारे पास रो वाइज भी यूनिट पेनल्टीज हैं और यहाँ पर हमारे पास कॉलम वाइज भी यूनिट पेनल्टीज हैं। तो UP1 दोनों तरफ जो है उसमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 321 एंड 2105 में से हाईएस्ट वैल्यू जो है दैट इज 5। तो इट मीन्स कि हम डी कॉलम को चूज करेंगे जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डी कॉलम। अब डी कॉलम में हमारे पास तीन वैल्यूज हैं 6, 10 एंड 1। 6, 10 और 1 में लोएस्ट वैल्यू क्या है? 1। तो 1 कॉलम को हम सबसे पहले असाइन करेंगे यूनिट्स। जिसकी वैल्यू 1 है उसको हम यूनिट्स असाइन करेंगे बिकॉज इट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द कॉलम। तो कितनी असाइन करेंगे हम वो हम देखेंगे अवेलेबिलिटी पे और डिमांड में। अवेलेबिलिटी हमारे पास 40 है, डिमांड हमारी 80 है, तो लोएस्ट इज द 40, सो हम इसको 40 नंबर जो है वो असाइन कर देंगे और इधर से हमारी अवेलेबिलिटी 0 हो जाएगी। अब ये जो रो है वो एक तरह से डिलीट हो गई है। अब इस रो को हम कुछ भी और असाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो अवेलेबिलिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो इस रो की अब कोई भी पेनल्टी फाइंड आउट नहीं होगी। अब हम पेनल्टी 2 पे जाते हैं। तो पेनल्टी 2 में हम वही करेंगे दोबारा से कि रो वाइज हमारे पास लोएस्ट है 3 एंड 6, तो डिफरेंस इज अगेन 3 और जो सेकेंड रो है उसमें 4 एंड 2 लोएस्ट नंबर्स हैं और उनका डिफरेंस है 2। लेकिन कॉलम वाइज ये चेंज हो जाएगा क्योंकि Z रो जो है वो डिलीट हो चुकी है। तो कॉलम वाइज हमारे पास 7 और 4 ही हैं और 7 और 4 का डिफरेंस है 3। देन 3 और 2 का डिफरेंस है 1, 8 और 5 का डिफरेंस है 3 एंड 6 एंड 10 का डिफरेंस है 4। अब अगेन UP2 में से हमें देखना है कि हमारी हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है। तो हाईएस्ट पेनल्टी इसमें भी अगेन डी कॉलम में ही आई है, दैट इज 4। UP2 में 3 और 2 है और इस साइड पे 3, 1, 3 एंड 4 है, तो हाईएस्ट पेनल्टी इज 4, इसलिए दोबारा से डी कॉलम को ही हम चूज करेंगे। अब डी कॉलम में 6, 10 और 1 में से लोएस्ट 1 था जिसको हम 40 असाइन कर चुके हैं, तो अब उसको दोबारा से कोई नंबर असाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास बचता है 6 और 10। अब 6 और 10 में से जो लोएस्ट है दैट इज 6,
तो अब हम 6 को असाइन करेंगे। 6 को असाइन करने के लिए हम अवेलेबिलिटी देखेंगे, दैट इज 60, और जो हमारी डिमांड है दैट इज 40। वो 40 क्यों है? क्योंकि 80 में से हम ऑलरेडी 40 असाइन कर चुके हैं, तो बैलेंस हमारे पास यहाँ पर 40 ही बचा जो कि हम असाइन कर सकते हैं। तो हम ये वाला जो 40 है वो इसको असाइन कर देंगे, और ये जो है ये 0 हो जाएगा। लेकिन अवेलेबिलिटी अभी भी हमारे पास 20 है, तो ये वाली रो अभी डिलीट नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी 20 यहाँ पे बैलेंस है जो हमें अभी असाइन करनी है। लेकिन 10 को अब हम कुछ असाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं UP3 पे। UP3 पे हमें क्या करना है? फिर से वही 7, 3, 8 और 6, इन चारों में से जो लोएस्ट है वो है 3 और 6, और उसका डिफरेंस है 3 अगेन, और इसमें से 4 और 2 है, तो अगेन उसका डिफरेंस जो है वो 2 है। तो A में अब हमारे पास क्या है? 7 - 4 दैट इज 3, 3 - 2 दैट इज 1, एंड 8 - 5 दैट इज 3। लेकिन इस कॉलम में अब हम कुछ भी जो है वो डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इस कॉलम की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको हम यूनिट्स असाइन कर चुके हैं, और इधर से हमारी डिमांड 0 हो चुकी है। तो जिस तरह Z जो रो थी वो हमारी डिलीट हो गई थी, इसी तरह से जो D कॉलम है वो डिलीट हो चुका है, तो उसकी पेनल्टी हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट क्या है। अब इसमें हाईएस्ट जो है हमारे पास वो इस साइड पे 3 और 2 है, और इस साइड पे 3, 1 और 3 है। अब यहाँ पर टाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, 3 इज द हाईएस्ट, और इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो यहाँ पर अगर टाई होता है तो हमें क्या करना है? टाई होने से हमें लीस्ट कॉस्ट सेल को देखना पड़ेगा। मीन्स कि अगर हम इस 3 को चूज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो सेल है उसमें नंबर सबसे छोटा नंबर है 3, लीस्ट कॉस्ट सेल। यहाँ पर 3 नंबर है, और अगर हम इस 3 को चूज करते हैं, ए वाले 3 को UP3 में जो है, तो यहाँ पर नंबर जो आता है दैट इज 7, क्योंकि 4 और 2 को तो हम असाइन कर ही नहीं, सॉरी, यहाँ पर लीस्ट नंबर आता है 4, और अगर हम इस वाले 3 को देखते हैं जो C में है, तो यहाँ पर हमारे पास लोएस्ट नंबर आता है 5। इस बात को दोबारा से समझ लीजिए, यहाँ पर टाई हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो UP3 में हमारे पास पेनल्टीज आई हैं उसमें रो वाइज भी 3 नंबर आ रहा है, और कॉलम वाइज भी हमारे पास 2 बार 3 नंबर है। तो हमें इनमें से कोई एक 3 जो है वो चूज करना है। तो हमें ये देखना है कि रो वाइज अगर हम ये वाली रो देखें जिसमें 3 आ रहा है, UP3 में 3 जो आ रहा है, तो उसमें B में जो नंबर है सबसे लोएस्ट है दैट इज 3, A में जो लोएस्ट नंबर है दैट इज 4, और C में जो लोएस्ट नंबर है दैट इज 5। तो इन तीनों में से जो लोएस्ट है दैट इज 3, तो इसलिए हम ये वाला जो है इसको हाईएस्ट मानेंगे और इसको चूज करेंगे, क्योंकि ये लीस्ट कॉस्ट सेल हमें दे रहा है। हमें अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेस करना है, मिनिमाइज करना है, तो हम यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट को भी देखेंगे। तो हम इस वाला ये वाली जो रो है इसमें हम जो है वो असाइन करेंगे, जो हमारा 20 बाकी रह गया है। तो ये 20 किसको असाइन होगा? ऑब्वियसली जो लीस्ट कॉस्ट है यानी कि 3 को हम ये वाला 20 जो है वो असाइन कर देंगे, और ये भी अवेलेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो अब ये 0 हो गई है, तो यहाँ पर जितने भी बाकी के इस रो में सेल हैं उनको हम कुछ भी असाइन नहीं करेंगे। जब भी ऐसे टाई हो जाए तो आपने ये देखना है कि उसके सामने जो सेल है उसमें किस सेल में सबसे लोएस्ट कॉस्ट है। जिसके सेल में सबसे लोएस्ट कॉस्ट आएगी उसी पेनल्टी को हम हाईएस्ट या मैक्सिमम पेनल्टी मानेंगे।
देन हमारे नेक्स्ट हम चलेंगे यूपी4 पे। इसके बाद यूपी4 जो है उसमें आप देखो कि ये जो x वाली रो है वो भी कैंसिल हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या है कि 20 जो हमारा बाकी था वो असाइन कर चुके हैं और 60 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और z वाली जो रो थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है और इधर से हमारा जो d कॉलम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इट मीन्स कि जो x है अब उसमें हमें कुछ भी असाइन नहीं करना है, तो यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं आएगी, यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं आएगी। पेनल्टी किस में आएगी? ओनली वाई रो में। तो वाई रो में जो पेनल्टी है वो लोएस्ट नंबर है हमारे पास 4 एंड 2, तो इसमें से 4 माइनस 2 अगेन 2 आ गया और इस साइड पे जो यूपी4 है उसमें सिर्फ y ही बचा है, यानी A में हमारे पास सेकेंड कॉलम जो सेकेंड रो है वो ही बचती है, तो 4 का 4 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा एंड D में तो हमने कुछ देखना ही नहीं है क्योंकि उसको हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। अब 2 4 2 5 में सबसे हाईएस्ट जो है दैट इज 5, तो हम 5 को चूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 5 को जब हम चूज करेंगे तो ये दोनों जो हैं वो पहले से ही कट हो चुके हैं, तो यही 5 बचता है जिसको हमने असाइन करना है 100 या 50। तो यहाँ पर 50 लेसर है तो इसलिए हम इसको 50 असाइन कर देंगे और इधर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो 50 रह जाएगी, राइट। देन नेक्स्ट यूपी5 में वही, इसमें कुछ नहीं आएगा और सेकेंड रो अभी है हमारे पास तो उसका डिफरेंस 2 है, यानी 4 माइनस 2 इज 2 और इस साइड पे अगर हम देखेंगे तो सी कॉलम और डी कॉलम जो है वो डिलीट हो चुके हैं, ए और बी ही बचे हैं, तो ए में एक ही है 4 नंबर और बी में एक ही नंबर है 2, तो अब अगेन इसमें से हाईएस्ट कौन सा बनता है? ये वाला, दैट इज द हाईएस्ट कॉलम। तो हाईएस्ट यानी कि 4 जो है इसमें क्या है 20 हमारी जो डिमांड है वो इस साइड पे रह गई थी, तो इसको हमने 20 असाइन कर दिया तो ये 0 हो गई। उसके बाद हमें पेनल्टी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये 2 सेल ही बचे हैं, एक 4 वाला और एक 2 वाला, यानी ए और बी वाले। तो यहाँ पर हमने इसको 20 असाइन कर दिया और फिर हम बी पे यानी नेक्स्ट सेल पे आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम 50 में से 20 असाइन कर चुके हैं, तो बाकी का जो बैलेंस है 30 वो भी हम इसको असाइन कर देंगे, इसको 30 कर देंगे और इसको भी 0 कर देंगे। तो इस तरह से क्या है कि दोनों तरफ से जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा था 50, तो 50 हमारा टोटल कंप्लीट हो गया, यानी कि 20 हमने ए वाले को में कर दिए, यानी 4 को 20 असाइन कर दिए और 2 को हमने 30 असाइन कर दिए, तो इधर से भी ये 0 हो गई। अब क्या है, अब हमारी सारी रोज और कॉलम्स का जो टोटल है अवेलेबिलिटी और डिमांड है वो 0 हो चुकी है। अब हम लास्ट पे आ जाएंगे उसी तरह से 3 into 20, then 6 into 40, then 4 into 20, then 2 into 30 and 5 into 50 and 1 into 40। तो इसका जो टोटल कॉस्ट हमारी आई है दैट इज 730।